पुनः आपका द्वितीय व्याख्यान माला में आज दिनांक 26 मई को स्वागत है। बहुत सीमित समय होने के कारण तथा प्रथम बार तकनीकी माध्यम से व्याख्यान देने की व्यवस्था प्रारंभ होने के कारण विद्यार्थियों के पास सीमित संसाधन तथा शिक्षक के पास भी तकनीकी का सीमित संसाधन और उपलब्धता होने के कारण समय का अभाव है। इसलिए मेरे द्वारा प्रथम सत्र में दिया गया व्याख्यान, जिसका संबंध अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों तथा विकास से था, उसको समाप्त करते हुए इस श्रृंखला में विधि के शासन पर विकास तथा उसका उद्भव, उसकी व्यवस्था, उन देशों में विधि के शासन का संघर्ष जहां पर विधि के अनुसार शासन नहीं किया गया, का एक आंदोलनात्मक स्वरूप देखने को मिलेगा। और भारतवर्ष की संस्कृति, प्राचीन सभ्यता तथा पुनः आंदोलनों तथा जागरण का संघर्ष भी विधि के शासन के इतिहास और उथल पुथल को वाद विवाद का विषय बनाते हुए संचालित करता है। इसलिए हमें सीमित समय में विधि के छात्र होने के कारण विधिक उपबंधनों को समाहित करते हुए विवेचना करनी पड़ेगी। इस विवेचनात्मक स्वरूप में हमें ऐसे पहलुओं और संकल्पनाओं पर ध्यान देना होगा जो इस विधि के शासन के उद्देश्य तथा विधि के शासन का उद्भव, विधि के शासन का इतिहास, विधि के शासन का संघर्षात्मक स्वरूप, विधि के शासन की विवेचना विशेष रूप से आंग्ल परिप्रेक्ष्य में तथा फ्रांस की सभ्यता, अमेरिकन और अमेरिका की विधिक व्यवस्था के अंतर्गत विचार करना पड़ेगा। इस विचार श्रृंखला को गति देने के लिए मैं सर्वप्रथम विधि के शासन के उद्देश्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। विद्यार्थियों, आपने यह विषय वस्तु संभवतः स्नातक स्तर पर भी पढ़ी होगी, लेकिन विधि स्नातकोत्तर का अध्ययन विवेचनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन है और आलोचनात्मक अध्ययन है। इन विशेषताओं के अध्ययन के स्वरूप में हमें यह सोचने को बाध्य होना पड़ता है, इसका उद्देश्य, विधि के शासन का उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, क्यों ऐसा है, क्यों इस प्रकार का नाम इसके विधि के शासन को ऐसा दिया गया है। यदि आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इसके उद्देश्यों में जो प्रथम उद्देश्य है वह कहता है कि विधि एक सभ्यता के सिद्धांत, समाज को संचालित और नियंत्रित करने के सिद्धांत, व्यक्तियों के समूह के द्वारा लोकतंत्र में बनाए गए सिद्धांत अथवा जैसी भी राजनीतिक व्यवस्था देश में संचालित होती हो, सबको समान रूप से
उन सिद्धांतों का जानकारी रखना तथा उन पर समान रूप से लागू करने की विचारधारा के अंतर्गत पहला उद्देश्य है कि हम ऐसे सिद्धांतों को सब पर लागू करें, समान रूप से लागू करें, सामाजिक वातावरण को समरसता में प्रदान करें और भेदभाव का अंत करें। ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि इन सिद्धांतों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जहां पर कि लोगों का शासन है, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की सहभागीदारी है और वो अपने निर्णयों को स्वयं लेने के लिए प्रेरित करते हैं या संचालित करते हैं, वहां पर लोक कल्याणकारी विचारधारा की आवश्यकता है। ये दूसरा। और तीसरा उद्देश्य है कि लोगों में विभेदकारी विचारधारा का अंत किया जाए, सामंजस्य स्थापित किया जाए, भ्रातृत्व स्थापित किया जाए, सहयोग और सौहार्द का वातावरण स्थापित किया जाए। यह तीसरा उद्देश्य है, क्योंकि समान सिद्धांत होंगे तो व्यक्ति समान रूप से अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर समान अवसर पाएगा और कहीं पर भी किसी से किसी प्रकार की न तो ईर्ष्या होगी, न किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब तथा खींचातान होगी। इसलिए समान अवसर की बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, और वो विधि के शासन में ही संभव है। लेकिन आवश्यकता है, मैं मानता हूं इस बात की, कि उसको सही रूप से लागू किया जाए और सभी जगह लागू किया जाए। किसी प्रकार के दबाव में व्यक्ति के द्वारा कभी आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी समस्याएं आती हैं तो वही तो विधि का शासन है जो कहता है कि इसको रोको। तो ये उद्देश्य मुख्य रूप से, बहुत सारे उद्देश्य, लेकिन मैं मुख्य रूप से आपको इन उद्देश्यों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उद्भव की बात आती है, क्योंकि मेरे व्याख्यानों में थोड़ा सा टिप्पणी ये भी हो रही है कि ऐतिहासिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ध्यान तो इसलिए दे रहा हूं कि जितना ऐतिहासिक बताना है उतना और भी बताना था, लेकिन समय नहीं है, खत्म हो जाता है समय। और फिर आपने देखी ली परिस्थितियां, क्योंकि काफी परिपक्व विद्यार्थी हैं आप लोगों के काम से मुझे अच्छा लग रहा है बहुतायत में। तो अरिस्टोटल की विचारधारा को अगर आप देखेंगे तो वो 322 ईसा पूर्व से पहले, 322 ईसा पूर्व में तो मृत्यु होगी उनकी, और उनका समय 384 ईसा पूर्व से शुरू होकर 322 तक, क्योंकि डिक्रीज की तरफ जाता है ये। तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी, वो बात ये कहा था कि विधि का लक्ष्य ज्यादा प्रक्रियात्मक नहीं होना चाहिए, जटिलता वाला नहीं होना चाहिए, और वो नैतिकता वाला होना चाहिए, जिसको अभी आपने उद्देश्य में देखा कि लोक कल्याण की विचारधारा उसमें होनी चाहिए, तो वहां से माना जाता है। लेकिन उसके बाद एक बहुत दिनों बाद काफी उथल पुथल चलती रही, सब कुछ हुआ पूरे विश्व में। तो उसके बाद एक सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी है, आप अवगत हैं उससे। उस थ्योरी के अंतर्गत जॉन लॉक और रूसो तीनों के विचारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और उन लोगों ने सामाजिक समझौता के अंतर्गत, थॉमस हॉब्स भी है, ग्रोशियस भी है और भी हैं, लेकिन ये जो है तीन, रूसो एंड द हॉब्स और लॉक, खासकर लॉक और रूसो की विचारधारा उस सामाजिक कल्याण की विचारधारा है। तो उसमें भी विधि के शासन की आपस में पैक्टम यूनियनस के नाम से एक समझौतावादी दृष्टिकोण उसमें हुआ था, और उन्होंने सारे अधिकार सब्जेक्शन के नाम से समर्पित कर दिए थे। तो वो भी एक विचारधारा इसमें देखने को मिलती है। लेकिन मैंने कहा था कि आंग्ल व्यवस्था में इसके बीज पाए जाते हैं, बीजोत्पादन आंग्ल व्यवस्था में है। तो 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में एक जज हैं इंग्लैंड के, ब्रैक्टन उनका नाम है। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ शब्द तो नहीं दिया, विधि का शासन शब्द तो नहीं दिया,
लेकिन एक अभिव्यक्ति की हेनरी तृतीय के समय में, और उसमें कहा कि एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिस व्यवस्था के अंतर्गत राजा भी सिद्धांतों के अंतर्गत हो, नियमों के अंतर्गत हो, और वह सिद्धांत और नियम सभी के द्वारा पालन किए जाने चाहिए। और उन्होंने यह कहा कि उस समय किंग भी तथा जो जनता है वो सब एक सिद्धांतों के अंतर्गत होनी चाहिए और उसको माना जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा एडवर्ड कॉक को इसका श्रेय दिया जाता है। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, आपको मिल जाएगा। मैं उस पर ज्यादा अगर समय बर्बाद कर दूंगा तो मेरा ये समय भी खत्म हो जाएगा। कॉक को भी इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन विशेष रूप से इसमें आप जानते हैं कि एक राइटर है और जिन्होंने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया वो है एवी डायसी। एवी डायसी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 1885 आपके दिमाग में रहना चाहिए, और वो एक व्याख्यान के रूप में विश्वविद्यालय में उन्होंने दिए थे, और उन व्याख्यानों को पुस्तक में बाद में कन्वर्ट कर दिया गया, और उस पुस्तक का नाम है द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो ब्रिटिश संदर्भ में आंग्ल विधिक व्यवस्था के अंतर्गत लिखा गया है। तो उसके अंतर्गत प्रश्न ये है कि उन्होंने जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिन्हें विधि के शासन का नाम दिया, और वो विधि के शासन के शब्दों को किस प्रकार से आधार बनाया गया। इससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो भारतवर्ष में भी विधि के शासन को देखिए, और उपनिषदों में भी उल्लेख मिलता है कि जो राजधर्म है, राजा है, और जो विधि है वह विधि सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। और व्यक्ति विशेष रूप से जो शासन में होता है उसका अपना कुछ नहीं होता है, उसका जीवन आज भी आप संवैधानिक व्यवस्था में तथा संविधिक व्यवस्था में ये पाते हैं कि लोक पद, पब्लिक ऑफिस एंड public human being means the person who have the public servant, public post, public the system means लोकपद और लोक सेवक। ये राजधर्म उपनिषदों से लिया गया है, जो ये कहता है कि राजा भी प्रजा के ही समान सिद्धांतों, सामूहिक सिद्धांत और ऐसे सिद्धांतों के अंतर्गत है जो समरसता और समान रूप से सब पर लागू होंगे। रूल ऑफ लॉ क्या है, विधि का शासन क्या है, वो इक्वलिटी की बात ही तो करता है, समता की बात करता है, और उस समता के अंतर्गत कहता है कि सुप्रीम है, सर्वोच्च है। मैंने एक बार आपको बताया था, आपको याद होगा, जो विद्यार्थी संभवतः प्रयास करते रहते हैं व्याख्यानों को का अध्ययन करने की, उसमें बताया था कि एक ऐसा चिकित्सक जो सामान्यतः ऐसा वैज्ञानिक है जो बायोलॉजी से आधारित है, लेकिन वो व्यक्ति थॉमस फुलर के शब्दों में उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, नो पर्सन इज अबव द लॉ। ये क्या है, ये समता की बात है। तो पहला सिद्धांत जो डायसी दे रहे हैं वो सिद्धांत यही कह रहा है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर पब्लिक अथॉरिटीज पर है, के पास है, विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त है, तो उस विवेकाधिकार में कभी कभी उसका दुरुपयोग होता है, और उस दुरुपयोग को रोकना विधि के शासन का कार्य है। अर्थात वो ऋजुतापूर्ण होना चाहिए, पक्षपात विहीन होना चाहिए, और समदृष्टा के आधार पर होना चाहिए, सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। तो डिस्क्रेशन प्रशासनिक अधिकारियों के पर किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए विवेक देना आवश्यक है, वो कानून दे रहा है, लेकिन उस विवेक का उपयोग कैसे किया जाए ये विधि का शासन बताता है, पहला ही सिद्धांत कह रहा है। और दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि जो न्यायालय होंगे वो फ्रांस के संदर्भ में उनका विचार, डायसी का विचार फ्रांस की तरफ गया। प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक न्यायालय वहां हुआ करते थे, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से वो कार्य, वो फोरम थे,
तो कुछ लोगों के लिए विशिष्ट फोरम और लोगों के लिए कम फोरम, तो प्रिविलेजेज दिए कि उनको प्रिविलेज है वो स्पेशली वहीं जाएंगे। हालांकि आप कहेंगे कि भारतवर्ष में भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण है 1985 के बाद, संवैधानिक संशोधन के बाद और अधिनियम बनने के बाद, तो वो तो जल्दी से न्याय प्राप्त करने के लिए है और विशेषज्ञता के आधार पर है कि सामान्यतः सामान्य मामलों में और जो न्यायालय है, जो नियमित न्यायालय है, उसमें वो विवाद उलझ जाते हैं और लंबे समय तक उनका निर्णय नहीं हो पाता, तो इसलिए ट्रिब्यूनल व्यवस्था अलग आवश्यकता है। लेकिन कुछ विशेष प्रिविलेजेज देने के लिए जो व्यवस्था होगी, प्रिविलेजेज विशेषाधिकार, उसका विरोध करता है वित्त का शासन, क्योंकि सामान्य जनता की तरह सामान्य न्यायालयों में उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। तो उन परिस्थितियों में एक तीसरा आधार ये है, वो इंग्लैंड के संदर्भ में डायसी के विचार है। वो विचार ये कहते हैं कि इंग्लैंड में आपने पढ़ा कन्वेंशन, आपने देखा रूढ़ियां, अभिसमय और रूढ़ियों का बहुत अधिक महत्व है। हालांकि समय समय पर संवैधानिक विधियों को अलग नाम से अधिनियमित भी कर दिया गया है, जैसे संवैधानिक सुधार अधिनियम मैं आपको बता चुका हूं 2005, ग्रेट ब्रिटेन की बात बता रहा हूं। बहुत पहले से 1628 के चार्टर से ही मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। जब संविधानवाद का हम उल्लेख कर रहे थे, तो वहां रूढ़ियों के आधार पर, अभिसमयों के आधार पर निर्णय जब होते हैं और न्यायालय उन अभिसमय को या उन रूढ़ियों को स्वीकार करके कोई निर्णय देता है, तो जो निर्णय का स्वरूप सामने आता है वो फिर विधि का स्वरूप ले लेता है। था उसकी ओरिजिन कस्टम के रूप, अभिसमय के रूप, तो फिर वो विधि बन गई। अब वो विधि बन गई है तो उन परिस्थितियों में उस विधि का उपयोग सामान्यतः सभी लोगों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और साधारणतः उसकी आवश्यकता होती है। तो ये तीन सिद्धांतों का विवेचन आपको करना पड़ेगा और विवेचन के बाद आपको ऐसी उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तीनों सिद्धांतों का डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोगों का मानना ये है कि ये एक धुंधलापन है ब्रिटिश व्यवस्था का, विधि का शासन, और जो सूर्य की किरण है वो फ्रांस की व्यवस्था पर आधारित है। तो उस फ्रांस की व्यवस्था में देखना पड़ेगा कि उन परिस्थितियों का आप आकलन करिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। वो क्या था, कौन थे, किनके न्यायालय में उनके निर्णय जाते थे और किस प्रकार वहां से डिस्क्रेशन, वहां पर डिस्क्रेशन विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग किया जाता था। इस व्यवस्था को आपको मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। इसलिए विधि के शासन की कहाँ एग्जिस्ट, कहाँ अस्तित्व है, ये प्रश्न भी हमारे सामने है। पहला ये चीज पाई जाती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में इसका अस्तित्व, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर विधि का शासन होगा। उसके कारण विवेचना का विषय वस्तु है और उस विवेचना की खोज हम सबको विशेष रूप से विद्यार्थियों को करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा है, कारण है, कारण यह है कि वो लिखा हुआ विधि होती है, आज के युग में सब लोग उसको जानते हैं। यदि उसका उल्लंघन होने लगता है तो व्यक्ति के पास एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है, वो रेमेडी प्राप्त करने लगता है। जैसे आपने देखा कि हमने कहा कि यू बी जस्ट यू बी रेमेडी, क्योंकि जस्ट माने कानून है तो रेमेडी भी है, कानून ही नहीं है तो रेमेडी नहीं है। तो कानून लिखा हुआ है और विधि के शासन में, लोकतंत्र में कानून लिखित होता है, लोगों को पता होता है, उसका वो अध्ययन करते हैं और उसको लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र होता है। और किसी प्रकार से लागू करने में गलती हो जाती है तो एक तटस्थ संस्था है लोकतंत्र की, वो संस्था उसका विवेचन करती है, उसको देखती है और उसके बाद ये निर्णय देती है कि ये गलत है। तो पहला कारण, पहला तो एरिया वो हो गया कि लोकतंत्र है। दूसरा है कि लोकतंत्र के अंतर्गत विवेकाधीन शक्ति और ऐसी शक्तियां जिनका कि विवेक व्यक्ति को दिया गया है, प्रशासनिक अधिकारी को, उस पर अंकुश लगाने के, उसको नियंत्रित शब्द सही होगा, नियंत्रण किए जाने के लिए ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत उसमें यह आवश्यक है कि विधि के अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए। और
लोगों की स्वतंत्रता को संरक्षित करना, ये विधि के शासन का दूसरा और तीसरा क्षेत्र है, स्वतंत्रताओं को संरक्षित करना। और चौथा है एक ऐसी पद्धति का विकास करना, एक ऐसी व्यवस्था का विकास करना जिसमें विधि के आधार पर ही निर्णय होता हो और विधि के आधार पर ही कार्य किया जाता है। जजमेंट भी उसी आधार पर है, कार्य भी वही है। और एक और है, वो कहता है कि ऐसी व्यवस्था जहां पर की बहुत सारी चीजें प्रशासनिक अधिकारियों को इस आधार पर करने हैं कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, विवेक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उचित और अनुचित का निर्णय लेना है, तो उसके लिए नेचुरल लॉ को दिमाग में रखना चाहिए। चाहे वो किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत हो, कि व्यक्ति यदि उसका टेस्ट यह सोचे कि ऐसी परिस्थितियों में कौन व्यक्ति यदि दूसरा होता या स्वयं होता तो क्या निर्णय होता और उस निर्णय का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर कैसा पड़ता। ये भी एक विधि के शासन की एक व्यवस्था का विषय वस्तु है। अब आप उन क्षेत्रों का संक्षिप्ततः अध्ययन कीजिए जो विधि के शासन को सुदृढ़ करने, एक कोई एक्ट विधि के शासन का नहीं है, अधिनियमित विधि नहीं है विधि के शासन के नाम से। इसको तो स्पष्ट मस्तिष्क में व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ये कोई अधिनियम नहीं है, ये तो एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत कह रहा है कि समता का सिद्धांत। अब ये सोचने को मिलता है कि अनुच्छेद 14 तो समता की बात करता है, अनुच्छेद 15 और 16 समता की बात करता है, 18 तक सामूहिक रूप से समता की बात करता है, कोई विशेष प्रकार के विशेषाधिकार देने की बात किसी एक वर्ग को नहीं करता है। लेकिन जहां विधि का शासन है वो 14 के साथ समाहित होकर के पढ़ा जा सकता है, विवेचना की जा सकती है, क्योंकि समता मूलक समाज और विधि के समक्ष क्षमता तथा विधि का समान संरक्षण की बात है। लेकिन उससे बढ़कर और कुछ है विधि का सिद्धांत, केवल उतना ही नहीं है। इसलिए उन परिस्थितियों में जब कभी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा ऐसे कार्यों को किया जाता है जिनका उल्लंघन संविधान के मूल भावना के विपरीत माना जाता है, तो न्यायालय ऐसे कार्यों को, ऐसे अधिनियमों को, ऐसे संशोधनों को शून्य कर देता है। उसको कहते हैं संवैधानिक विपरीत कार्य हो गया, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होगा, संविधान का उल्लंघन हो गया। तो इनमें कुछ केसेज हैं, जिन केसेज में, जिन वादों में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था दी है कि विधि का शासन क्या है और विधि के शासन का अनुपालन क्यों किया जाना चाहिए, और विधि के शासन के अंतर्गत यदि किसी व्यवस्था ने और किसी भी कार्य में जो राज्य के अंग हैं वह गलत हो गया है तो उसको शून्य करार किया जाना चाहिए। उनमें से जो फेमस केस आप पढ़ते हैं, जिसको आपने इससे पहले भी संविधानवाद में भी देखा, वो है इंदिरा नेहरू गांधी केस। इंदिरा नेहरू गांधी केस बनाम राजनारायण का केस प्रसिद्ध केस है, 1975 का केस है। और इसमें क्या किया गया था, 39वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। आधार क्या था, आधार यह था कि अनुच्छेद 329 ए जोड़ लिया गया। 329 ए कहाँ है, 300, अब दिमाग तुरंत चले जाना चाहिए, 395 अनुच्छेदों का एक खाका मस्तिष्क में एलएलएम विद्यार्थी का रहना चाहिए, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन संविधान में है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि संविधानिक विशेषता होने के बावजूद भी कोर्स में बच्चे यह नहीं बता पाते हैं कि उनके पेपर से क्या थे, उनके अंदर कंटेंट्स क्या था। तो ये तो कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है, ये तो बहुत साधारण बात है। साधारण तब है जब निरंतर रूप से उसका अध्ययन करता रहेगा, वो तो दिमाग में खाका बैठ जाता है। जो प्राथमिक विद्यालय में आज हमने पढ़ा है वो खाके के रूप में दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें हम मेहनत करते थे, सोचते थे। तो
39वां जो संशोधन आया वो मैं 329A की बात कर रहा था, इसलिए यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि आप किस प्रकार से चीजों को संग्रहित करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। ये है इलेक्शन वाले मैटर। और जब आपको अनुच्छेद समझ में आ जाएगा तो उसकी आधी बात तो वैसे ही समझ में आ जाएगी कि इसके अंतर्गत क्या होगा। उसके अंतर्गत सामान्यतः जो 39वां संशोधन आया 1975 में, ये व्यवस्था कर दी गई कि प्रधानमंत्री के चुनाव को, निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती ही नहीं दी जाएगी। अब ये एक विवाद का प्रश्न ये उठा कि न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत आपने देखा कि जो जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसका कार्य ही प्रशासनिक कार्य तथा ऐसे विधायी कार्यों का विवेचन करना है जो संविधान के विपरीत न हो। डेमोक्रेसी का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर निर्वाचन है, जनता की आवाज है, जनता की सहभागीदारी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसको देखा आपने, डिलीवरेशन है, डायलॉग्स है, विवेचना है, बहस है और एक सकारात्मक आलोचना है। सकारात्मक आलोचना है, ये मूल सिद्धांत है लोकतंत्र के। तो उस सिद्धांतों में निर्वाचन एक सिद्धांत है। निर्वाचन में कोई गलती होती है तो अंततः यह स्वाभाविक है। पहले तो एक ट्रिब्यूनल की भी व्यवस्था थी, अब वो खत्म हो गया। तो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत यह निश्चित है कि न्यायालय उस पर निर्णय देंगे कि ये गलत हो गया। वो व्यवस्था खत्म कर दी थी। और विशेष रूप से तो एक उद्देश्य स्पष्ट हो रहा था कि प्रिविलेज एज मिल गया। प्रिविलेज किसको? डायसी ने देखा 1885 में, कहा कि प्रिविलेज तो होने ही नहीं चाहिए, विशेष प्रकार के प्रिविलेज। अब आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा 105 194 क्यों है अनुच्छेद? 105 194 तो वो संसद के प्रिविलेज है। संसद के प्रिविलेज कार्य करने के लिए है। आपके मस्तिष्क में ये भी आ रहा होगा 121 122 पे भी हमने प्रकाश डाला अनुच्छेदों पे, वो तो एक स्वतंत्रता बरकरार किए जाने के लिए, लेकिन पद विशेष के लिए नहीं है, सामूहिक है। लोकतंत्र की वो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में एक दूसरे का हस्तक्षेप न करने की बात है। लेकिन यहाँ पर तो लोक पद की बात है, संस्था की बात नहीं है। संस्था के अंतर्गत लोक पद है और लोक पद जब भी होगा वो समता की बात करेगा, वो समान रूप की बात करेगा, वो ये भी डायसी की बात के सिद्धांत की बात करेगा। तो इस केस में जस्टिस डीवाई जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खन्ना का बहुमत था कि ये संशोधन ही गलत हो गया है। क्योंकि संशोधन इसलिए गलत हो गया है, उसके दो आधार। एक आधार तो यह है कि विधि के शासन का उल्लंघन करता है। विधि के शासन का दूसरा सिद्धांत कह रहा था डायसी का कि समता, समान न्यायालय और गलत होने पर उनकी चुनौती, उसका उल्लंघन हो गया। दूसरा ये आधार था कि ये तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को ले रहा है। कहा जा रहा है कि न्यायालय में ही नहीं जा सकते हैं। आपने देखा कई मामलों में न्यायालय जब कभी भी, ये IR कोहलो का केस आपने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। 9th शेड्यूल इसलिए बना हुआ है कि वहां जाके जो सब्जेक्ट रख दिए जाते हैं उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रतिपादित की गई, मूल ढांचे की बात की गई 73 में, और उस मूल ढांचे में से बचने के लिए संसद के द्वारा कुछ विषय नवी अनुसूची में रख दिए गए कि ये चुनौती नहीं दिए जाएंगे। एक कवच है नवी अनुसूची, IR कोहलो आप देखिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, हम तो 24 अप्रैल 1974 के बाद ऐसा देखें, नहीं 73 के बाद ये देखेंगे, क्योंकि जजमेंट जब आया था केशवानंद भारती का कि क्या कोई विषय वहां रख तो नहीं दिए गए जो संविधान के मूल ढांचे को का उल्लंघन करते हैं। तो बिंदु ये है कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक